और आगरा से खबर, अवैध संबंध और पैसों की वजह से हत्या की वारदात सामने आई है। यहां भतीजे ने रिश्ते में लगने वाले चाचा को मौत के घाट उतार दिया। सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। राजू का असली नाम क्या है और ये कहाँ का रहने वाला है, इसके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, ये सब जानने के लिए पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। लेकिन आरोपी बेहद ही शातिर था। पूछताछ के दौरान मिर्गी के बहाने भी बनाए, लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। गाजियाबाद पुलिस ने 38 साल के इस शख्स से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने सारे राज उगल दिए। राजू की असली पहचान भी सामने आ गई। इसका नाम न राजू था, न ही मोनू। इसका असली नाम इंद्रराज है। इंद्रराज ने केवल गाजियाबाद और देहरादून के परिवार को ही नहीं ठगा। अभी तक पता चला है कि 9 परिवारों के साथ रहा है। इंद्रराज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है और उसके पिता का नाम चुन्नी लाल है। मेरी मम्मी है नहीं, मेरे बच्चे ने मम्मी खत्म हो गई, तो मेरी दूसरी मम्मी और मेरे पापा मुझे कुर्द मार देते थे। मैं घर से निकल गया, कभी कहीं रहता हूँ, कभी किसी के घर से रहता हूँ, कभी कहीं पे रहता हूँ। तो क्यों रहते हो ऐसे? 2 रोटी के लिए बस। पुलिस जांच में पता चला कि इसे बचपन से ही चोरी की आदत है, जिसकी वजह से इसके घर वाले भी इससे तंग आ चुके थे। इलाके के लोग भी इससे परेशान थे। इंद्रराज को उसके पिता ने घर से निकाल दिया था। बचपन से ही ये जो इंद्रराज है वो ऐसी टेंडेंसीज, कहीं चोरी करना, बचपन में ये कभी पड़ोसियों के यहाँ जाता था, रिश्तेदारों के यहाँ जाता था, तो वहाँ पे भी ये चोरी कर लेता था, पैसे चोरी कर लेता था, कुछ सामान चोरी कर लेता था। ये इसकी काफ़ी शिकायतें बचपन से ही थी। इसकी शिकायतें इतनी बढ़ गई थी कि पूरा इतना इसका जो गांव था, जैसे गांव वालों से भी बात हुई थी, पूरा गांव परेशान हो गया था। इंद्रराज किसी को खोया बेटा बताता तो किसी को भाई। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी इसी तरह कई परिवारों के साथ रहा। साल 2023 में ये राजस्थान के सीकर में एक परिवार के साथ रहने लगा। वहाँ भी ये खोया बेटा पंकज बनकर रहा। 2 महीने तक ये वहाँ पर रहा, बिना बताए ही वहाँ से चला गया। 4 साल पहले इंद्रराज श्री गंगानगर में एक परिवार में राम प्रताप बनकर रहा, लेकिन उसी जिले का होने की वजह से उसकी पोल खुल गई और इसके बाद उसे वहाँ से जाना पड़ा। ये सोच लिया कि मुझे कैसे ऐशो आराम की जिंदगी मिले, 2 टाइम का खाना मिले और मुझे कोई काम भी ना करना पड़े। एक ऐसा वो जीवन चाहता था। उसके लिए उसने ये मार्ग चुना कि जिसमें ये किसी के घर के जाके किसी का भाई, किसी का बेटा या किसी का दूर का रिश्तेदार बता के उनके साथ रह ले और उनके साथ आराम से जीवन व्यतीत कर ले। चोरी की आदत होने की वजह से कई बार ये पकड़ा भी गया, कई बार थाने से छूटा है। कहीं से ये गहने चुरा लेता था तो कहीं से मोबाइल फोन। ज्यादा परिवारों को ये एक ही कहानी सुनाता था कि जिसमें भेड़ बकरियां चराना और 1 रोटी खाने वाली बात होती थी। लोग भी इसके झांसे में आ जाते थे। जांच में ये भी पता चला कि जिस घर में रहता था वहाँ प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा पूछताछ करता था। पुलिस को आशंका थी कि इसका मकसद प्रॉपर्टी अपने नाम कराना और पैसे कमाना हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, वो किस तरीके से पता करता था ये? देखिए, ये जो है बचपन से ही इस आदतन हो गया है। पहले चोरी करता था, फिर चोरी के साथ साथ वो ये इम्पर्सोनेशन भी सीख गया। उसने लोगों के भावनाओं को पढ़ना सीख लिया। तो जैसे ही ये किसी परिवार के साथ जाता था, थाने पे जाता था, जैसे परिवार इसका कोई मिलने आता था जब, तो उनकी वो जो छोटी छोटी बातें होती थी, आपस में जो हल्की बातें होती थी, वो सुन लेता था और उसको ही रिपीट करके परिवार से बात करता था। पिछले दिनों जब ये गाजियाबाद में राजू बनकर आया, इसके बाद देहरादून के शर्मा परिवार ने खुलासा किया था कि ये उनके साथ मोनू शर्मा बनकर रहा था। इसके बाद पुलिस ने इसे दबोच लिया। अब राजू और मोनू की मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।
और आगरा में अवैध संबंधों और पैसों की वजह से हत्या की वारदात सामने आई। यहां भतीजे ने रिश्ते में लगने वाले चाचा को मौत के घाट उतार दिया। इस सबको सोची समझी साजिश के तहत अंजाम देने वाली घटना बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भतीजे ने किया चाचा का मर्डर, गला घोटकर की हत्या। वारदात बरहन क्षेत्र की है, जहां एक शख्स ने अपने बुजुर्ग पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो हत्या की वारदात से पर्दा उठने में वक्त नहीं लगा। हत्या के पीछे अवैध संबंध के अलावा ब्याज पर लिए गए पैसे को बताया जा रहा है। हत्या को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। रिश्ते में लगने वाले भतीजे ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी। दिनांक 2 दिसंबर 2024 को अजीत सिंह द्वारा थाना बरहन पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके पिता राम प्रेमी सिंह, जिनकी उम्र लगभग 72 वर्ष है, जो खरीका गांव, देवगढ़ थाना, जनपद मुरैना, एमपी के रहने वाले थे, वो अपने ननिहाल कटका, जो थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहन के आता है, वहाँ आए हुए थे और 1 दिसंबर से उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। उनके इस सूचना पे तत्काल बरहन थाने द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मृतक से ब्याज पर पैसे लिए थे। उसी ब्याज के पैसे लेने के बहाने से बुलाया गया था। मृतक द्वारा कुछ पैसे कटका गांव में ब्याज पे बांटे गए थे। उनकी वसूली को लेकर के विवाद तथा एक महिला से कुछ अवैध संबंधों की बात भी सामने आई है। इस आधार पे इन 5 अभियुक्तों में से 4 की गिरफ्तारी की गई है। इन अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि 1 दिसंबर को गला कसकर राम प्रेमी सिंह की हत्या की गई थी तथा रात को उनके शव को गांव के बाहर खेत में गड्ढा करके वहां पे छिपा दिया गया था। पुलिस ने वारदात में शामिल भतीजे, एक महिला के अलावा 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 में से 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और एक महिला जो इस घटना में शामिल है, उसके पास से, उसके घर से फावड़ा, तिरपाल, बेडशीट, एक बोरी और साड़ी का फंदा जिससे गला घोटा गया, ये बरामद हुए हैं। फील्ड यूनिट द्वारा सभी साक्ष्य संकलन किया गया है तथा अन्य सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाद में शव को निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सभी आरोपियों को जेल में भेज दिया गया। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। ऋषिकेश से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक दिव्यांग शख्स व्हीलचेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग करता दिख रहा है। 117 मीटर की ऊंचाई से दिव्यांग ने व्हीलचेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग की है। सोशल मीडिया पर दिव्यांग शख्स की हिम्मत देखकर लोग उसके हौसले की तारीफ कर रहे हैं। ये हौसले की उड़ान है। ऋषिकेश से आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां एक दिव्यांग शख्स ने जज्बा दिखाते हुए न सिर्फ बंजी जंपिंग कर दिखाई, वहीं लोगों को भी अपना मुरीद बना लिया। वीडियो ऋषिकेश के शिवपुरी का बताया जा रहा है, जहां 117 मीटर की ऊंचाई से दिव्यांग ने व्हील चेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग की। इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर किसी का भी सिर चकरा सकता है, लेकिन इस शख्स की दिलेरी ने लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि ये शख्स पैरालाइज्ड है, लेकिन इतनी जटिलता होते हुए भी कोई चुनौती उसकी हिम्मत को नहीं डिगा सकी। सपोर्ट स्टाफ की मदद से उसे टास्क पूरा करने में मदद मिली। उसके दोस्तों ने भी उसका उत्साह बढ़ाया। बंजी जंपिंग में शरीर को रस्सी से बांधा जाता है और उसके बाद ऊंचाई से जंप करना होता है। बंजी जंपिंग का चैलेंज पूरा करने के बाद उसने खुशी जाहिर की और ये भी कहा कि अगर दोबारा ऐसा मौका मिला तो वो इसे पूरा करने में पीछे नहीं हटेगा। सोशल मीडिया पर भी उसकी खूब तारीफ हो रही है। लोग उसके हौसले को सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
संगम की धरती प्रयागराज में अगले महीने श्रद्धा का सैलाब उमड़ने वाला है, क्योंकि महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ की भव्यता पूरी दुनिया देखेगी और इसी के साथ महाकुंभ सुरक्षित भी हो, उसके लिए सरकार की ओर से कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा। सिस्टम का नाम है ड्रोन कवच, जो किसी भी तरह के जो इलीगल ड्रोन्स महाकुंभ में अगर उड़ते हैं तो उनको ये कैप्चर करेगा, उनको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये जो है सुरक्षा कवच जिसका नाम दिया गया है, ये किस तरह से काम करता है, इसकी फंक्शन क्या है, कौन कौन से इसमें उपकरण लगाए गए हैं? सर बेसिकली सिस्टम में 3 कंपोनेंट है। एक RF डिटेक्शन सिस्टम है, एक रडार सिस्टम है और एक जैमर सिस्टम है। RF सिस्टम क्योंकि जितने भी ड्रोन्स होते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फ्लाई करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके आपको डैशबोर्ड पे अलर्ट देता है। फिर हम सेम डेटा जो है हम ग्राउंड अथॉरिटी को बताते हैं, जिससे ड्रोन और ड्रोन के पायलट की लोकेशन मिल जाती है और अथॉरिटीज आके उनको कैप्चर कर सकती है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग पुलिस लाइन में किया गया। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर सिर्फ पुलिस ही ड्रोन से निगरानी कर सकती है। प्राइवेट ड्रोन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर ऐसे में कोई मेले की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो ड्रोन कवच से उसको फेल कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी की करीब 10 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है। इसका इस्तेमाल पहले भी कई जगहों पर किया जा चुका है। ड्रोन अब आम आदमी के भी हाथ में आ गया है। तमाम मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। एक तो ये है कि माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ ड्रोन्स कभी कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं जिनसे एंटी ड्रोन काम करता है। इसी का एक परीक्षण आज किया गया है, कुछ दिन पहले किया गया था और शीघ्र ही इसका परीक्षण जो रिजल्ट आएगा हम लोग महाकुंभ 2025 के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। जो भी अवैध ड्रोन उड़ाने की हरकत करता पाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। इस तरह स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ के लिए प्रयागराज को सजाया जा रहा है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी न होने की मार अब खेती पर पड़ती दिख रही है। हालात ये है कि 3 महीने से एक बूंद पानी नहीं बरसा और ऐसे में मौसम की बेरुखी ने रबी की फसल को चौपट होने की कगार पर पहुंचा दिया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिसंबर का महीना बीत रहा है, फिर भी इंद्रदेव की किसानों पर मेहरबानी नहीं हो रही है। बारिश की इस बेरुखी की मार सबसे अधिक रबी की फसलों पर पड़ रही है। हालात ये हैं कि गेहूं, मसूर, सरसों, जौ, चना, मटर के साथ ही कई सब्जियां उगने से पहले ही दम तोड़ने लगी हैं। गुजरा महीना इन फसलों के लिए काफी अहम था, लेकिन पहाड़ों में बीते 3 महीने बिना बारिश के ही गुजर गए हैं। 2024 के अंदर में जो रबी का मौसम शुरू होता है हमारा अक्टूबर से, तो अक्टूबर से और नवंबर दोनों महीनों में कोई बारिश नहीं हुई है। तो इससे जो हमारी जो बारानी खेती है उस पर तो बड़ा असर पड़ा है। हालात यूं ही बने रहे तो रबी की फसल बिना तैयार हुए ही पकने लगेगी। ऐसे में फसलों के चौपट होने के आसार नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में आज भी 90% खेती मौसम पर निर्भर है। बीते कुछ सालों में पहाड़ के मौसम में बहुत तब्दीली नजर आई है। 2021 में अक्टूबर के महीने में 327 mm बारिश हुई थी, जबकि 2022 में ये घटकर 180 mm पर आई, जबकि 2023 और 2024 में नाम मात्र की बारिश भी नहीं हुई है।
जबकि बीते 3 सालों में नवंबर के महीने में रत्ती भर भी बारिश नहीं हुई। अगस्त से बारिश नहीं हुई है तो गेहूं हमारे क्षेत्र में तो कई लोगों ने बोए नहीं, हल भी नहीं बहाया है क्योंकि खेत टाइट हो गए हैं, बैल जुताई करते नहीं हैं और ट्रैक्टर की हमारे वहाँ पे व्यवस्था है नहीं, तो बारिश की वजह से बिल्कुल ये झाड़ू वाली खेती बिल्कुल खत्म है। पिछले कुछ सालों में पूरे देश में बुआई एरिया कम हुआ है, जो आने वाले दिनों में गंभीर खाद्यान्न संकट की ओर इशारा कर रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। पहाड़ों में इंद्रदेव रूठे हैं, फसलों के साथ ही किसानों की उम्मीदें भी सूखने लगी हैं और हर किसी को बारिश का इंतजार है। किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कॉर्बेट पार्क के कई पालतू हाथी हैं जो पार्क की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। सर्दियों में इन हाथियों का विशेष ध्यान रखा जाता है, खास तौर पर इन्हें एक स्पेशल खुराक दी जाती है। कार्बेट में 12 पालतू हाथी हैं, जो कार्बेट पार्क में गश्त और रेस्क्यू में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन हाथी को पालना किसी चुनौती से कम नहीं। खासकर सर्दियों में हाथी को ठंड से बचाने के लिए कार्बेट प्रशासन कई उपाय करता है। इसके चारे में विशेष तरह के चारे पत्ती का इस्तेमाल करने के साथ रोज हाथी को 3 किलो चना, गुड़ के साथ गेहूं और मक्के से बनी रोटी दी जाती है। हाथी के लिए करीब 5 किलो आटे से रोटी बनाई जाती है। साथ ही नीम के तेल के साथ अलसी और सरसों के तेल से हाथियों की मालिश इन्हें सर्दी से बचाती है। सर्दी में क्या करते हैं कि रोटी बनाते हैं, जो हमें गेहूं का आटा और मक्का का आटा मिलता है, उसमें हम जो है गुड़, उसमें तेल, ये चीजें हम हाथी को रख के देते हैं कि हाथी जो है ठंड से भी हमारा बचा रहे और हाथी हमारा स्वस्थ रहता है। इससे नमक भी देते हैं उसको सर। चना देते हैं, 3 किलो चना पड्डा देते हैं और 5 किलो जो है राशन रोटी जो है बनती है, 5 किलो की रोटी है, 5 रोटी जो है हम शाम देते हैं और 3 किलो चना देते हैं हम। तेल जो इसमारे लगाते हैं कि दिमाग तर रहता है, पैर में जरा नमी आती है नखूनों में उसके। और चारा जो हम जाड़ों में जो चारा होता है वो पीपल होता है, पीपल से जो हाथी को सर्दी नहीं लग पाती है। इसे रोटी हो गई, मक्के का आटा हो गया, चना हो गया, चारा हो गया, बरगद का चारा हो गया, क्योंकि ज़्यादा सर्दियों में बरगद का ही चारा ही खिलाते हैं क्योंकि वो गर्म रहता है चारा। पालतू हाथी गश्त और रेस्क्यू में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह हाथी कार्बेट की रीढ़ है। ऐसे में इन्हें भरपूर आहार देने के साथ ही इनकी देखभाल करना भी कार्बेट प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसमें चूक करने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। जरूर वन का जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की एक तरीके से कहें तो रीढ़ भी है कि जब कोई मानसून में गश्त होती है, स्पेशली मानसून में जहाँ कोई अन्य तरीके से गश्त नहीं की जा पाती है, तो वहाँ पे हाथी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे रेस्क्यू जितने भी रहते हैं इवेंट, उनमें हाथियों का विशेष तौर से यूज किया जाता है। तो वाकई में हाथी एक बहुत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की एक रीढ़ है। हाथियों को सर्दी में गर्म आहार देने के साथ ही इनकी देखभाल भी बहुत जरूरी है, जिससे यह इस मौसम में भी चुस्त दुरुस्त रह सके और कार्बेट के लिए काम कर सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।